अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है यार तुम सबका। तो अब हम थोड़ा सा सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये रिसेंटली सिलेबस में ऐड हुआ है, एक नई एडिशन है और ये कुछ ज़्यादा नहीं है। इसका सिलेबस आप कंटेंट पढ़ सकते हो कि मोशन है सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करना है कि फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। और ये जो ए बी और सी जो मुख्य फैक्टर्स हैं, इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर मोशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन होती है वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो ए लेवल्स में आप जाके पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो वो डिफिकल्ट भी नहीं है, ईजी है, ठीक है। तो आज इसको थोड़ा-सा हम डिस्कस करते हैं। सर्कुलर मोशन बेसिकली यार होता क्या है? देखो, सर्कुलर मोशन होता है जब आपकी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करे या मूव करे ना, उसको एक सर्कुलर ट्रैजेक्टरी हो उसकी, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, जिस तरह मून अर्थ के इर्द-गिर्द घूमता है। इसी तरीके से या गाड़ी आपकी टर्न लेती है, आप गाड़ी किसी आप राउंड अबाउट में जाते हो, गाड़ी को अगर आप सर्कल में घुमा सकते हो। तो इसी तरीके से जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैजेक्टरी में, एक सर्कुलर पाथ में घूमता है ना, तो उसकी फोर्स, जो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है ना, जो रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर लगती है और जो उसकी वेलोसिटी होती है, दे आर बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर बोथ एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर, दे बोथ आर एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर। तो इसे ही हम लोग बेसिकली सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करते हैं, इसी इसी चीज को। ये देखो, स्पीड एंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट आर 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज का दोनों के दरमियान होना चाहिए। दे शुड बी 90 डिग्रीज, उनका एंगल दरमियान भी 90 डिग्रीज का होना चाहिए। और इसी को हम लोग बेसिकली सर्कुलर मोशन बोलते हैं। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। आपने बहुत सारे एटम देखे होंगे, आपने अ, देखा होगा शेल्स वगैरह में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, के एलिमेंट शेल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक हो गया ना। तो जब ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है ना, तो इसकी इसके जो वेलोसिटी होती है ना, ये वेलोसिटी हो गई एंड दैट इज द फोर्स ऑन इट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये इसकी वेलोसिटी हो गई, दैट इज द फोर्स ऑन इट टुवर्ड्स द सेंटर। और ये वेलोसिटी, सॉरी, दैट इज द वेलोसिटी एंड दैट इज द फोर्स, राइट। This is the velocity and this is the force. इसी तरीके से this is the velocity and this is the force, this is the force and this is the velocity। इन सब में देखो 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, ठीक है। फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है और ये जरूरी होता है सर्कुलर मोशन के अंदर। आपकी जो फोर्स और वेलोसिटी है उनके दरमियान एक 90 डिग्री का एंगल बनना जरूरी है। अब ये फोर्स कौन सी है, ये अभी हम इसके ऊपर भी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर द अभी शुरू करने के लिए, फॉर द बिगिनिंग, इतना आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूमता है सर्कल में, दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज यही बेस है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ में घूमता है ना, तो उसकी जो फोर्स और वेलोसिटी होती है दे आर बोथ एट 90 डिग्रीज, ठीक है। और याद रखना एक और चीज, जो फोर्स उसके ऊपर होती है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर बेसिकली आपका न्यूक्लियस है यहाँ पे, तो सेंटर की तरफ है, ठीक है। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट और ये आपका न्यूक्लियस है और ये फोर्स दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। और इसमें एक और चीज देखो, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूं रेडियस, इसी सर्कुलर पाथ का रेडियस मैं मेंशन करूं, दिस इज द रेडियस, राइट। ये ऑब्जेक्ट पकड़ो, दिस इज द रेडियस, ठीक हो गया। ये रेडियस है सर्कुलर पाथ का, ठीक हो गया। ये आपको याद करने की जरूरत, मतलब ये तो पता ही होगा सर्कुलर का रेडियस वगैरह क्या होता है। डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, जो डिस्टेंस है सेंटर का और जो डिस्टेंस है जो आपका ऑब्जेक्ट ट्रेजेक्टरी में घूम रहा है, तो इनके जो पूरा जो कंप्लीट डिस्टेंस है इनके दरमियान, ये एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी है और जिसका एक रेडियस होगा, ठीक हो गया। नीचे आ जाओ, थोड़ा सा मजीद नीचे आ जाओ। यहाँ पे हम अब कुछ चीजें मेंशन करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ चीजें अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये रेफर किस चीज को करता होता है, कि अगर फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गए तो ये रेफर किस चीज को करता होता है, इसका बेसिकली मतलब क्या है। देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक सर्कुलर, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, राइट। इसके ऊपर 4 जगहों से, मुख्तलिफ जगहों से फोर्स लग रही है, 1 2 3 एंड 4, ठीक हो गया। अगर इसके ऊपर 1 पे फोर्स लग रही है, 1 इज एट 1 वेलोसिटी से कितने डिग्री एंगल के ऊपर है, आई डोंट नो, थीटा एंगल है, ठीक है, थीटा बोलते हैं। 2 वेलोसिटी से कितने एंगल पे, अल्फा। और 3 यानी कि ये ऐसे कर लेना, ये है बीटा, ठीक हो गया। अल्फा, थीटा, अल्फा और बीटा, ये 3 डिफरेंट एंगल्स हैं, राइट। अब 1 2 और 3 एक एंगल के ऊपर है वेलोसिटी से, बट दे आर नॉट एट 90 डिग्रीज, ठीक है।
योर ऑनर नोट करो इस बात को कि 1, 2 और 3 एंगल पर तो हैं वेलोसिटी से, बट दे आर नॉट एट 90 डिग्रीज। ये अपने दिमाग में बात रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो 4 है ना, 4 वेलोसिटी से, दैट इज एट 90 डिग्रीज, राइट। ये जो एंगल है ना, दिस इज 90 डिग्रीज। मैंने यहाँ पे 90 डिग्रीज का स्क्वायर साइन जो होता है मैंने वो ड्रॉ किया, ठीक हो गया। अब ये 90 डिग्रीज के ऊपर है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 की वजह से जो फोर्स है, जो अल्फा के एंगल पे है, जो कि थीटा के एंगल पे है वेलोसिटी से, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट शायद इस तरफ चले जाए। सेकंड, जो कि अल्फा एंगल से उसकी तरफ से, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट शायद इधर चले जाए। 3 की वजह से शायद ऑब्जेक्ट इधर चले जाए क्योंकि ये बीटा एंगल के ऊपर है। लेकिन जो 4 है, जो कि 90 डिग्री के एंगल पे है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 की वजह से ऑब्जेक्ट शायद इधर चले जाए, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। 1, 2 और 3, अल्फा, थीटा और बीटा, ये जो 3 डिफरेंट एंगल्स थे ना, इनकी वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। फोर्स का एक इफेक्ट है जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने फोर्सेज एंड इफेक्ट्स में हमने पढ़ा था कि फोर्स की वजह से अगर जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। वो अगर रेस्ट में है तो मूव कर सकती है, मूव कर रही है तो रेस्ट में आ सकती है, मूव कर रही है तो तेज हो सकती है, मूव कर रही है तो स्लो हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने ये फोर्स एंड इफेक्ट्स में डिस्कस किया था। लेकिन इन केसेस के अंदर अल्फा, थीटा और बीटा के अंदर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो फोर्स लगेगी वो एक एंगल पे लग रही है और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी। बट योर ऑनर, बट जो 4 है ना, जो फोर्थ है, इसकी वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, याद कर लो ये बात, और ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी एक ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर जब फोर्स लगती होती है ना, और ये एक 90 डिग्री का एंगल बनता है ना इनके दरमियान, जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता होता है, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है। याद रख लो, डायरेक्शन चेंज होगी, बट जो मैग्नीट्यूड है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, देखो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। जो डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी अपनी डायरेक्शन पर डिपेंड करती होती है। तो जब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड, दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। 1, 2, 3 जो फोर्सेस थी, जो कि अल्फा, थीटा और बीटा एंगल्स के ऊपर जो लग रही थी, उनकी वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी। लेकिन जो फोर्थ है ना, जो कि 90 डिग्री पे लग रहा है, उसकी वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओवरऑल वेलोसिटी चेंज होगी। ओवरऑल वेलोसिटी विल चेंज, बिकॉज वेलोसिटी अपने डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी, हर वेक्टर क्वांटिटी अपनी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन चेंज करो, वो क्वांटिटी इटसेल्फ चेंज हो जाती है। लेकिन वैसे हम ओवरऑल जब 90 डिग्री के ऊपर फोर्स लगती होती है, तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कांस्टेंट रहता है। प्लीज इसे अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक हो गया। और यही वजह है दोस्तों, भाइयों बहनों, यही वजह है कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, या फिर जो अर्थ है जो सन के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, उसके ऊपर जब फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे पर 90 डिग्री के एंगल जब लगता होता है ना, जो 90 डिग्री का एंगल परफॉर्म होता है उनके दरमियान, जब होता है 90 डिग्री का एंगल, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। सही है। यानी कि इन सारे केसेस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ओवरऑल वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी। ओवरऑल वेलोसिटी चेंज, ठीक हो गया, बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस। नाउ दिस इज वेरी सुपर इंपॉर्टेंट, यू नो, दिस इज वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड। अब हम इस फोर्स की बात करते हैं कि यार ये जो फोर्स आप बार बार सेंटर की तरफ लगा रहे हैं, ये फोर्स है क्या। तो बेसिकली बहनों भाइयों, ये जो फोर्स होती है इसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स की मैं डेफिनेशन लिखूं अगर, इट इज द एनी फोर्स, कोई भी फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल, एनी फोर्स विच acts towards the central path, yeah, central point is a better word, causing object to rotate in a circular path, yeah, move in a circular path, causing object to move circular path, where force
90 डिग्रीज टू वेलोसिटी। ठीक हो गया? यहाँ पे कुछ चीजें आपको गौर करनी है। मैंने यहाँ पे लिखा है एनी फोर्स। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स एक एक एडजेक्टिव है, दिस इज नॉट अ वर्ब। सेंट्रीपिटल फोर्स एक अनोखी फोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पहले सारी फोर्सेस पढ़ाई हैं, टेंशन, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सारी फोर्सेस पढ़ाई हैं और फिर मैं एकदम से आ गया हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक नई टाइप ऑफ फोर्स है, ऐसा नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी फोर्स हो सकती है, कोई भी फोर्स हो सकती है भाई। ये एक खुली चीज है, ये कोई कुछ भी बन सकता है। फ्रिक्शन भी सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकती है, टेंशन भी बन सकती है, एयर रेजिस्टेंस बन सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स बन सकती है। any type of force can be centripetal force। ठीक है, any type of force can be centripetal force, ये एक ओपन चीज है। any type of force can be centripetal force। now this is very crucial, electrostatic force भी बन सकती है। तो इस केस में ऊपर हम थोड़ा सा मजीद जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनती है? यानी कि एफ सी है सारा। मैं अब यहाँ पे एफ जो लिखा था, मैं यहाँ पे एफ सी लिख रहा हूँ, बिकॉज दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ पॉइंट करती है और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट रोटेट करता है सर्कुलर पाथ में। अच्छा, अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में कौन सी है? एफ सी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि न्यूक्लियस के दरमियान और उसके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो होती है फोर्स, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक हो गया? याद कर लो ये, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं मजे की बात। ठीक है, यहाँ पे मैं वैसे लिख देता हूँ कि एनी टाइप ऑफ फोर्स कैन बी सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैसे हम लोग एफ सी से शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, एनी टाइप ऑफ फोर्स कैन बी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे एक क्रूशियल सी बात ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है ना यार, ये देखो, ये सर्कुलर पाथ है, ये मतलब रेडियस मैंने बनाया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये फॉर एग्जांपल कुछ छोटी सी ऑब्जेक्ट है जो घूम रहा है। ठीक हो गया? ऐसे 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 घूम रहा है वो। ठीक हो गया? अब ये ऑब्जेक्ट जब हमारा घूम रहा होता है ना किसी भी सर्कुलर पाथ में या किसी सर्कुलर पॉइंट के इर्द गिर्द, जब वो इस तरह घूम रहा होता है, तो उसके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना, दैट शुड बी जस्ट इनफ। वो जस्ट इनफ होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट घूम ले सेंट्रल पॉइंट के दरमियान, उसके इर्द गिर्द। सिर्फ इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी, मैं लिख देता हूँ एफ सी रिक्वायर्ड। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, अगर वो कम होगी सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? अगर आपके पास ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, जितनी आपको चाहिए उतनी, यानी कि आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स स्पेसिफिकली चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, 5 न्यूटन अगर आपको चाहिए, 5 न्यूटन रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया? 5 न्यूटन रिक्वायर्ड और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कि आपको 5 न्यूटन चाहिए एक ऑब्जेक्ट को इर्द गिर्द घूमने में, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए 5 न्यूटन चाहिए, लेकिन मैं उसको 10 न्यूटन दे देता हूँ, 10 न्यूटन गिवन। तो अब आपके पास ज्यादा फोर्स है कंपेयर्ड टू द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपका ऑब्जेक्ट करीब आ जाएगा, यानी कि अब उसका जो नया पाथ होगा, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट नाउ। ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि अब इसका ये सर्कुलर पाथ बन गया। ठीक हो गया? बड़ा मैंने वाहियात किस्म का बनाया है, ऐसे कर दो। ठीक हो गया? ये उसका नया सर्कुलर पाथ है। अब वो करीब आ गया ऑब्जेक्ट, अब उसका जो रेडियस है दैट इज डिक्रीजिंग नाउ, तो अब ऑब्जेक्ट करीब आ गया है। इसी तरीके से अगर सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड ग्रेटर है सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन से, तो जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर चले जाएगा। ये तो मैंने लिख दिया, इनवर्ड लिख देता हूँ इधर। ये ऑब्जेक्ट आउटवर्ड स्किड करेगा। ठीक हो गया? यानी कि अब जो ऑब्जेक्ट है ना, वो बाहर की तरफ जाएगा। अब इधर है तो फॉर एग्जाम्पल अब इधर चले जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया? ये रहा ऑब्जेक्ट, घूम तो रहा है इस वो इस तरफ घूम रहा है। ठीक हो गया? तो अब ऑब्जेक्ट आपका बाहर की तरफ चले गया, उसका रेडियस इंक्रीज कर गया सेंट्रल पॉइंट से। तो अब आपका ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ चले गया, क्योंकि आपने जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसकी रिक्वायर्ड थी ना, आपने उसे कम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 न्यूटन रिक्वायर्ड थी, दिस वॉज रिक्वायर्ड। ठीक हो गया?
सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने उसको दे दी 2 न्यूटन। मैंने कहा भाई आजकल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है तो मैं आपको ज्यादा दे नहीं सकता, तो 2 न्यूटन मैंने उसको गिवन कर दिया है। तो अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाहर की तरफ आउटवर्ड चले जाएगा। ठीक हो गया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ फोर्सेस कैन एक्ट एज सेंट्रीपिटल force. Now this is very beautiful. This is exceptionally beautiful, you know. अब ये आपका सेंट्रल पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द गाड़ी रोटेट कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है। ठीक हो गया। आपकी गाड़ी जब आप टर्न लेते हो ना भाई, जब आप टर्न लेते हो, इसके ऊपर मैं मजीद आगे जाके डिस्कस करूंगा, जब मैं फैक्टर्स डिस्कस करूंगा मैं दोबारा इस एग्जांपल पे आऊंगा। वैसे यहाँ पे अभी देखो कि अगर जब आप एक सर्कुलर पाथ में घूमते हो, ठीक हो गया, सर्कुलर पाथ में जब आप एक घूमते हो, रोटेट करते हो, जब आप जाते हो, तो जो आपकी गाड़ी चाहती है कि वो इधर आ जाए, ठीक है, आप इसलिए अपना स्टीयरिंग ज्यादा घुमाते हो, तो आपकी गाड़ी चाहती है कि मैं इधर आ जाऊं। और फ्रिक्शन का एक काम होता है कि फ्रिक्शन हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट एक्ट करती है। तो आपकी ऑब्जेक्ट चाहती है कि मैं इधर आऊं, तो फ्रिक्शन कहेगा कि ना भाई तू इधर जा, तू इधर है। दिस इज फ्रिक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रिक्शन। इसी तरीके से आपका ऑब्जेक्ट आता है मैं इधर जाऊं, लेकिन फ्रिक्शन कहती है ना भाई तू इधर जा। ठीक हो गया। आपका ऑब्जेक्ट चाहता है मैं इधर जाऊं, दिस इज दी सी, ये बी है और ये आपका ए। ठीक है। सी पर देखो तो ऑब्जेक्ट चाहता है मैं इधर जाऊं, लेकिन फ्रिक्शन कहता है कि ना भाई तू इधर जा। अब इन केसेस के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है, दैट इज फ्रिक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन चाहती है कि आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमे, आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर में जाए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली फ्रिक्शन इन दिस केस। ठीक हो गया। नीचे आ जाओ एक और एग्जांपल पे। आपने कभी देखा कि कोई बंदा, अगर खुद ही एग्जांपल कर लो, आपके पास अगर कोई रस्सी है तो आप एंड पे बॉल चिपकाओ, बॉल को बांधो और बॉल को ना विर्ल करो, ऐसे घुमाओ उसे, ऐसे वर्टिकल पाथ में, हॉरिजॉन्टल पाथ में घुमाओ। ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को घुमाओ, तो उसमें कुछ चीजें देखोगे कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट रेडियस, उसका एक रेडियस काफी कांस्टेंट है, वो तो आपको पता है कि हमने उसकी वेलोसिटी क्योंकि कांस्टेंट होती है मैग्नीट्यूड में। लेकिन उसमें कुछ मजे की चीजें हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि यार ये तो आप, या आपकी मामा पूछते हैं, अगर आपके बाबा फिजिक्स के टीचर हैं, आप जो घुमा रहे हो उसे ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में, तो आपके बाबा आपसे पूछते हैं कि यार ये बात तो बताओ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है इस केस में, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में तो घूम रहा है, और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स लगना जरूरी है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को तुमने सर्कुलर पाथ में घुमाना है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी हो सकती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो है उसके ऊपर। अब वो है कौन सी, ये आपसे आपके बाबा पूछ रहे हैं। कौन सी? एयर रेजिस्टेंस है, एयर फ्रिक्शन, वो एक ही बात है वैसे। टेंशन है, कौन सी है? तो यहाँ पे आ जाओ। तो एक ऑब्जेक्ट, जब एक रस्सी, जब भी कोई वायर एक्सटेंड होती है ना, उसके ऊपर टेंशन लगती है, हमने पढ़ा था। और टेंशन अवे फ्रॉम द कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट लगती होती है, हमने ये भी पढ़ा था। तो कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट तो आपकी बॉल है, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग आ रही है। बॉल की वजह से आपकी ऑब्जेक्ट स्ट्रेच कर रहा है ना। तो दिस इज द टेंशन राइट नाउ। ठीक हो गया। दिस इज द टेंशन। हियर अ टेंशन, टेंशन टेंशन, हियर आपका टेंशन, राइट? टेंशन। तो टेंशन अवे फ्रॉम द कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट लगती है, और कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट आपकी बॉल है। ठीक हो गया, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग आ रही है। तो इस बार जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, दैट इज टेंशन। सही है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज टेंशन। नीचे आ लो। ये सन है, ठीक है। अब सन, और सन के इर्द गिर्द अर्थ घूमता है। बिल्कुल सर, घूमता तो है। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है सर। और हमने न्यूटन्स के थर्ड लॉ में इसको थोड़ा सा वहां पे पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया था बेसिकली, कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी बड़े बड़े, किसी भी ऑब्जेक्ट के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स लगती होती है। और अर्थ और सन एक बहुत बड़ी प्राइम एग्जांपल है। अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसीलिए घूम रहा है क्योंकि उसके ऊपर सन की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटी लग रही है सन की, जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो जो सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है, एंड दैट इज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं यहाँ पे एफ जी लिख रहा हूँ, ठीक है। एफ जी इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटी की फोर्स होती है, ठीक है।
और इस बार जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो मूव तो वो आगे की तरफ, ये दिस इज द वेलोसिटी और ये रही ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने थोड़ा सा राइट, ठीक है। हाँ, दिस इज द वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट क्योंकि जा रहा है इस तरफ, अगर वो इस तरफ जा रहा है तो दिस इज द वेलोसिटी, राइट। ये मैंने वेलोसिटी भी मेंशन कर दिया ताकि आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ऑब्जेक्ट जा तो रहा है, घूम तो रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। और कौन सी सेंट्रीपिटल फोर्स है? इन दिस केस इट इज बेसिकली एफ जी, ठीक होगी। ये मैंने एफ जी यहाँ पे लिखा नहीं था, इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस इज एफ जी। अब इसकी छोटी सी मैं आपको ना एक चीज करा देता हूँ, छोटी सी चीज है, याद नहीं करनी, बिल्कुल भी भाइयों याद नहीं करनी। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी मेरा मतलब कि सिलेबस में याद करना जरूरी नहीं है, सिलेबस में इसको याद करना, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये देखो मैंने ऊपर जब सिलेबस की भेजी थी, आउटलाइन भेजी थी, तो दिस इज रिटन एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, आपने याद नहीं करनी है सर, प्लीज मत याद करो यार, याद नहीं करनी, समझो इसे। सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, रिक्वायर्ड, दैट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी कि मैंने आपसे पहले बात की थी, जब आपको रिक्वायर्ड 5 न्यूटन थी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसका जो फॉर्मूला है ना वो ये है, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का। आपको कितनी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स टू स्टे इन अ सर्कुलर पाथ और टू गो इन अ सर्कुलर पाथ? दिस इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। मैस टाइम्स वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय द रेडियस। आर इज बेसिकली रेडियस। मैस इज दी जो ऑब्जेक्ट आपका घूम रहा है, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, या फिर क्या कह सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, उसका मास, और दिस इज दी वेलोसिटी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ जरूरी चीजें की पढ़ते हैं। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक हो गया। वेलोसिटी स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एब्सोल्युटली क्रूशियल। क्यों? क्योंकि इससे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर। भाई ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दूं ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मेरी 4 टाइम्स बढ़ जाए। यानी कि अगर मैं वेलोसिटी को हल्का सा भी बढ़ाऊं ना, तो मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स ट्वाइस हो जाएगी। ये बहुत बहुत ट्वाइस नहीं, मतलब स्क्वायर स्क्वायर से बढ़ जाएगी वो। यानी कि मैं अगर अपनी वेलोसिटी को 3 टाइम्स बढ़ाऊं, मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब कि इतना ज्यादा डिपेंड करती है, और ये बात समझ में भी आती है। अब मैं ऊपर चलता हूँ, एक और एग्जांपल में गाड़ी की, जब मैं आपसे बात कर रहा था, हम इसके ऊपर दोबारा आएंगे। देखो आपका ऑब्जेक्ट जब ये मूव कर रहा था ना, ये इसकी वेलोसिटी थी, ठीक है, दिस इज दी वेलोसिटी, ये थी वेलोसिटी 90 डिग्रीज के ऊपर, ठीक हो गया। ये थी वेलोसिटी 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट वेलोसिटी से आगे जा रहा था ना, तो इसके ऊपर बड़ी सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रही थी, एंड दैट वाज द फ्रिक्शन। लेकिन आपने ये बात नोटिस की होगी कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हो, या फिर अपने ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए देख रहे होते हो, तो आपका जो ड्राइवर होता है ना, वो अपनी गाड़ी को स्लो करता है। जब वो सर्कुलर पाथ से ऐसे टर्न काट रहा होता है ना, वो अपनी गाड़ी को स्लो करता है और फिर ब्रेक लगाता है, और फिर वो अपनी गाड़ी को रोटेट करता है, अपनी गाड़ी को घुमाता है, अपनी गाड़ी को लेके जाता है। वो इसीलिए लेके जाता है क्योंकि वेलोसिटी पर डिपेंड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं अपनी वेलोसिटी बढ़ा दूं ना, अगर मैं बढ़ा दूं खुदा ना खास्ता, आपकी जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है ना 10 न्यूटन थी, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन थी रिक्वायर्ड, अब वो स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं वेलोसिटी को ट्वाइस कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, तो मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स 4 टाइम्स बढ़ गई। यानी कि 10 न्यूटन थी, सीधा 40 न्यूटन तक चलेगी रिक्वायर्ड। यानी कि अब मुझे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मेरी 14 न्यूटन है, और बहुत ज्यादा है। अब ये मेरी गिवन से ज्यादा हुई है, मेरा ऑब्जेक्ट स्किड खा सकता है, ज्यादा हो गई है रिक्वायर्ड से, रिक्वायर्ड ज्यादा हो गई है, तो मेरा ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ, ये ऑब्जेक्ट स्किड मारेगी इस तरफ, गाड़ी स्किड मार सकती है, आपकी गाड़ी ठोक सकती है, आपकी गाड़ी किसी पोल में जाके लग सकती है, आपकी गाड़ी क्रैश कर सकती है। तो ये इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी गाड़ी, आप गाड़ी स्लो करते हो जब आप टर्न काट रहे होते हो, वो इसीलिए क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड।
रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि पहले अगर 10 थी, फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन, फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन हो गई है, और आपके पास तो इतनी है नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए, तो आपकी गाड़ी अब बाहर निकल जाएगी, आपकी गाड़ी सेंट्रल पॉइंट से बाहर निकल जाएगी, आपकी गाड़ी लग सकती है किसी और गाड़ी जो पीछे आ रही है वो आपकी गाड़ी से लग सकती है, और आपकी गाड़ी ज़्यादा वो जल्दी जाएगी तो आपकी गाड़ी ऐसे स्किड खा सकती है, बहुत बुरी स्किड खा सकती है। तो ये अब आपकी जान के ऊपर बात आ चुकी है। तो इसीलिए आप अपनी गाड़ी को स्लो करते होते हो क्योंकि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाती है। ये वेलोसिटी का एक फैक्टर है। इसी तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक हो गया? यानी कि अगर मैं अपने रेडियस को, जो मेरा ऑब्जेक्ट जिस सर्कुलर पाथ से घूम रहा है, अगर मैं उसका रेडियस इंक्रीज कर दूं ना, यानी कि अगर मैं उसका रेडियस बढ़ा दूं, तो मेरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दैट विल डिक्रीज। और ये एक आसानी होती है क्योंकि आपकी गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स अब कम देनी पड़ेगी अगर आप टर्न काट रहे हो, अगर मैं रेडियस को बढ़ा दूं। और यही वजह होती है दोस्तों कि जब आपकी रोड खुली होती है ना, तो बेसिकली वो रेडियस इंक्रीज हो चुका होता है, और जैसे ही रेडियस इंक्रीज हो जाता है आपकी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाती है। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स पहले अगर फॉर एग्जाम्पल 10 थी तो अब शायद 5 हो गई है। तो अब आपके लिए टर्न करना आसान हो गया, आपको उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स देना आसान होता है। ठीक है ना? किसी भी चीज को अगर तुम बढ़ाओगे ना तो वो देना मुश्किल हो जाती है। अगर आप सीधी सीधी बात है, ज्यादा पैसे कमाना ज्यादा मुश्किल होता है कम पैसे कमाने से। इसी तरीके से ज्यादा कम सेंट्रीपिटल फोर्स देना आसान होता है ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स देने से। तो कम सेंट्रीपिटल फोर्स दोगे, आराम से तुम्हारा बचपचा हो जाएगा, रोड खुली हो जाएगी, रोड खुली है, आप आराम से टर्न काट लोगे, एंड दैट विल प्रोटेक्ट यू, दैट विल बी इजी फॉर यू। इसी तरीके से एक और केस पे आ जाओ। लेट मी चेंज द कलर। सही है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम स्क्वायर, टाइम पीरियड बेसिकली। यानी कि अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट को, ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमा रहा हूँ, अगर मैं उसका टाइम पीरियड बढ़ा दूं ना, स्लोली 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 मैं उसको आगे की तरफ, यानी टाइम पीरियड बढ़ाऊं, यानी कि स्लोली स्लोली जाऊं तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है ना, ये देखो दीज आर ऑल रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड है ये सारी, ठीक है। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी, और वही बात, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी तो इसीलिए आपके लिए घुमाना आसान हो जाएगा, आपके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स देना आसान हो जाएगा। और इसीलिए अगर आप गाड़ी चला रहे होते हो और टर्न काट रहे हो तो आप स्लोली स्लोली अगर जाओगे तो टाइम पीरियड भी कम हो जाता है इससे। और टाइम पीरियड भी अगर कम हो जाएगा तो, सॉरी टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, सॉरी, जब टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा इससे, जब आप गाड़ी को स्लोली स्लोली जाओगे टाइम पीरियड, जो रोटेशन का टाइम है वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए आपकी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी। तो आपके लिए मजीद आसानी होगी घुमाने के लिए गाड़ी को फ्रॉम द सर्कुलर पाथ, ठीक है, फ्रॉम द सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, यही बड़ी एक प्यारी सी बात है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और चीज आ जाए, मैं एक मेरे दिमाग में भी एक और चीज याद आ गई। देखो ये आपका अर्थ है, राइट, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द सन। और आपका अर्थ सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ग्रेविटेशन का चैप्टर आप ए लेवल्स में आके पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे छोटी सी बात दे देता हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है कि कुछ सवाल आ रहे होते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, बेसिकली जो वेलोसिटी होती है ना, जब अर्थ या कोई ऑब्जेक्ट इस तरह रोटेट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो एक ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। दिस इज बेसिकली द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बेसिकली वही डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लो। और डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस बेसिकली ये रेडियस है पूरा, क्योंकि उसने जो वेलोसिटी है, आपके ऑब्जेक्टिव तो पूरे इस रेडियस से घूमना है ना, आपके ऑब्जेक्टिव पूरे इस रेडियस से घूमना है। तो बेसिकली एक सर्कल का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, वो 2 पाई r होता है। सर्कमफ्रेंस बेसिकली, सर्कमफ्रेंस इज कंप्लीट उसका डिस्टेंस होता है। तो 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक हो गया। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। आ जाओ अभी हम इसके कुछ मजे मजे के मजे मजे के सवाल करते हैं, मजे मजे के, ठीक हो गया। नीचे आ जाओ। A satellite orbits a planet in a circular path as shown, ठीक है भैया, सर्कुलर पाथ में एक सैटेलाइट है, वो प्लेनेट को ऑर्बिट कर रही है। इट हैज अ कांस्टेंट स्पीड, और ये बात समझ में भी आती है कि हमारी स्पीड कांस्टेंट होती है। देयर इज अ फोर्स ऑन द सैटेलाइट ड्यू टू द प्लेनेट, एब्सोल्युटली देयर इज अ फोर्स ऑन द सैटेलाइट ड्यू टू द प्लेनेट, बिल्कुल। इन विच डायरेक्शन इज द फोर्स, किस डायरेक्शन फोर्स होती है? तो हमने ये बात की थी सर्कुलर मोशन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ के इर्द गिर्द रोटेट करता है, घूमता है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स है? डी, ठीक है। नीचे आ जाओ। द प्लेनेट वीनस, ये अर्थ है, सॉरी ये सन है, सन का दिया ना, हाँ ऑर्बिट से सन, ठीक है, ये कर लेते हैं। दिस इज द सन।
और ये रहा आपका, इसको ना मूव करते हैं मजे का, लेट मी ब्रेक इट डाउन लिटिल बिट। यस, और ये आपका वीनस है, दिस इज दी वीनस, ठीक है। ये रहा वीनस, और ये ऐसे घूम रहा है इर्द गिर्द, ठीक हो गया। वीनस घूम रहा है और सन के इर्द गिर्द, और कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3.5 इंटू 10⁻⁴ है, और टाइम टी उसे लगता है ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 1 ऑर्बिट। वीनस इज ऑलवेज 1.1 इंटू 10⁻11, यानी कि जो ये डिस्टेंस है ना, ये 1.1 इंटू 10⁻11 मीटर्स है, ठीक है। और 3.5 इंटू 10⁻⁴ की स्पीड से वो घूमता है, यानी कि जो वेलोसिटी है बेसिकली, ये दिस इज 3.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो वो हमें कह रहा है कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, तो वही ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमने पढ़ा हुआ है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही जो आप पूरी जिंदगी पढ़ते आए हो। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2πr अपॉन बेसिकली द वेलोसिटी, और 2π इंटू वट वॉज द रेडियस, रेडियस कौन सा था, 1.1 into 10⁻11 divided by the velocity, and that is 3.5 into 10⁻⁴, ठीक है। आंसर comes out to be 2 into 10⁻⁷, ठीक हो गया। 2 into 10⁻⁷ सेकेंड्स लगते हैं वीनस को अर्थ के इर्द गिर्द घूमने में। एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों है? तो पहली बात, डायरेक्शन, नो डायरेक्शन भाई, सिंपल, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, हमने पढ़ा हुआ है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हाँ भाई वेक्टर क्वांटिटी तो है। What happens to the velocity of Venus as it orbits the sun? Velocity of the Venus को क्या होता है जैसे वो सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट करती है, तो वेलोसिटी चेंज होती है, हमने पढ़ा था ये अभी। वेलोसिटी, ओवरऑल वेलोसिटी चेंज होती है, हमने पढ़ा हुआ था ये, याद है ना? ये हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा था हमने कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, और वही बात है, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होगी क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी। देखो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, जो वीनस था वो ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, और फिर ऐसे जा रहा है, तो वो ऐसे चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन को। डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज। लिखना चाहते हो लिख दो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ओवरऑल वेलोसिटी चेंज। आ जाओ, बड़ा इतना गंदा मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, कोई बेचारा मासूम तंग आ जाए। हाँ ठीक है। देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन वीनस एज इट ऑर्बिट्स द सन, हाँ है तो सही। द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वीनस, हाँ ये तो है। वैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो लगी हुई, हमने पढ़ा था ऊपर। वैसे स्टेट व्हाई दिस फोर्स इज नीडेड, ये फोर्स जरूरी क्यों है? देखो, दिस फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर वीनस टू रिमेन इन सर्कुलर पाथ। हमने पढ़ा था कि सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है सर्कुलर पाथ में रहने के लिए, टू रिमेन इन सर्कुलर पाथ, टू रिमेन इन सर्कुलर पाथ। मेरी यार राइटिंग को प्लीज इग्नोर करना, ठीक है भाई? समझ आ रही है तुम लोग को तो ठीक है, नहीं आ रही तो मैं नीचे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये रहा वीनस, अच्छा इसने मैंने खाम का डायरेक्शन ऐसे ही मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। shows the orbit of Venus around the sun, draw an arrow to show the resultant force on Venus। तो resultant force, centripetal force ये रही, और कौन सी है? एफ सी इज इक्वल टू एफ जी। ये वैसे है, याद करने की जरूरत नहीं है एफ जी को, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और ये आपकी वेलोसिटी है, 90 डिग्रीज वेलोसिटी, ठीक है। स्टेट व्हाट कॉजेज द फोर्स एक्टिंग ऑन द वीनस, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन ऑन वीनस, ठीक है, विच इज at 90 degrees to orbital velocity, ठीक हो गया। स्टेट व्हाट कॉजेज द फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती होती है। वन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज क्लोजर टू द सन देन वीनस, स्टेट द नेम ऑफ दिस प्लैनेट।
तो मर्क्यूरी होता है, ये आप तो 5 क्लास में पढ़ कर आए हो, और ये क्योंकि अभी सिलेबस में ऐड हो चुका है, बेसिकली ये सुपरनोवा वगैरह, ये जो एस्ट्रोनॉमी है थोड़ी-सी इंक्लूड हो चुकी है, तो इसलिए इन्होंने पूछा है ये। Compare the time that this planet takes to complete one orbit of the sun with TV and explain the difference. तो देखो, मर्क्यूरी क्योंकि वीनस से ज्यादा करीब है, अगर मैं ड्रॉ करता हूँ सर्कुलर पाथ दोबारा, लेट मी ड्रॉ दिस, ये रहा, ठीक है, दिस इज मर्क्यूरी, राइट, ये मर्क्यूरी है, ये मैं बड़ा गंदा मैंने लिखा है, ये रहा मर्क्यूरी, मैंने मर्क्यूरी को बड़ा बना दिया, वीनस से गलत बनाया मैंने, लेकिन मर्क्यूरी इज स्मॉलर देन वीनस, ठीक है ना। ये मेरा इंतहाई वाहियात किस्म का सर्कुलर है, सर्कल बनाया मैंने, लेकिन कंसिडर कर लो, देखो अब रेडियस डिक्रीज कर चुका है, दिस वॉज अ ग्रेटर रेडियस, ठीक है, दिस वॉज अ ग्रेटर रेडियस, और ये जो अब नया रेडियस बना है, ये छोटा रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस v और ये रेडियस m, राइट, तो रेडियस v, यानी कि मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, रेडियस v इज ग्रेटर देन रेडियस m, यानी कि जो वीनस का रेडियस था वो ग्रेटर था मर्करी के रेडियस से, तो इसीलिए क्योंकि जब रेडियस आपका इंक्रीज हो चुका है, आपका रेडियस इंक्रीज हो चुका है, और हमने अभी पढ़ा था ये कि अगर आपका रेडियस इंक्रीज हो जाए, बेसिकली अगर आपका रेडियस इंक्रीज हो जाए तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज कर जाती है, और जब रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी डिक्रीज कर जाती है, तो जब रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी डिक्रीज कर जाएगी, तो आपका जो टाइम पीरियड है दैट विल इंक्रीज, ठीक है, यानी कि अब ज्यादा टाइम लगेगा उससे घूमने में, सही हो गया, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, required centripetal force is inversely proportional to the radius, ठीक है, रेडियस हो गया, is inversely proportional to radius, हमने यहाँ पढ़ा हुआ है, और क्योंकि जब आपका required centripetal force ऐसे डिक्रीज कर जाएगी, टाइम पीरियड इंक्रीजेस, ये हमने पढ़ा हुआ है कि एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t², ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो जब ये डिक्रीज करेगी तो ये ऑब्वियसली टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा, तो इसलिए टाइम पीरियड इंक्रीजेस, तो अब ज्यादा टाइम लगेगा उसे घूमने में, सो दैट कंप्लीट्स द सर्कुलर मोशन, ये मैंने एक लेंथी वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप दिस क्लियर्स ऑल ऑफ योर डाउट्स, ऑल ऑफ योर टेंशंस, ऑल ऑफ योर स्टफ. It was very great teaching you. I really enjoyed this lecture, I absolutely enjoyed it.